Hello students, this is Pradeep Kumar Yadav. I'm a physics faculty for IT, JEE and NEET students and for the NTSC aspirants. I'm teaching from last 4.5 years nearly, and today we will discuss about physics. The topics is known as Newton's laws of motion and work per energy. तो हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पर एनर्जी की बात करने वाले हैं, और ये बात करने के लिए मुझे आपसे ये बात करना होगा कि फिजिक्स ही क्या है असल में, ठीक है? क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने फिजिक्स को सुना है, जानने की कोशिश करी है, या फिर पहली बार आपसे इंटरेक्शन हुआ है फिजिक्स का, या फिर इससे भी पहले आपने सुन रखा होगा, वर्ड कॉइन हुआ होगा, लेकिन असल में स्टार्ट यहीं से होता है फिजिक्स। तो जब मैं कहता हूँ कि वर्ड आप पहले भी सुन चुके हो इस फिजिक्स को, इस फिजिक्स वर्ड को, तो मुझे बताओ जरा, आपसे कोई 10 साल का बच्चा आकर आपसे पूछता है भैया ये फिजिक्स क्या है, सर ये फिजिक्स क्या है, ये क्या चीज़ होती है, तो क्या कहोगे आप, क्या है फिजिक्स? तो जो आपने सुना उस समय जो ख्याल आया है फिजिक्स वर्ड से, उसके बारे में बताने की कोशिश करो। 2 मिनट को वीडियो पॉज करके जरा सोचने की कोशिश करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब मैं एज्यूम करता हूँ कि आप सोच चुके हो इसके बारे में। तो व्हाट इज फिजिक्स? जब फिजिक्स की बात कहते हैं तो सिंपल सा डेफिनेशन निकल कर आता है, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। फिर सवाल उठता है साइंस क्या है? यहां से ये पता चल गया कि फिजिक्स कुछ नहीं, साइंस ही है, साइंस का एक हिस्सा है, यानी खुद भी एक साइंस है। बट फिर साइंस क्या है? तो साइंस को 2 तरीके से देखा गया है, एज अ वर्ड एंड एज अ नाउन ऑल्सो। 2 नजरिए से देखा गया है। एक्चुअली जो भी आगे डिस्कस करने वाला हूं मैं, इस नजरिए से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ूंगा कि साइंस क्या है, एक वर्ब है, कुछ करने का नाम है साइंस, और नाउन के भी फॉर्म में भी समझाऊंगा। तो क्या करने का नाम है भाई? एक्टिवली परफॉर्म टू नो। एक्चुअली द बेस्ट वी कैन डू टू नो इज नोन एज साइंस। द बेस्ट व्हाट वी कैन डू टू नो इज नोन एज साइंस। समझ में आ रही बात? कुछ जानने के लिए आप जो भी कुछ करते हो वो कुछ करना कहलाता है आपका साइंस। इवन आपको ये भी जानना है कि आगे करना क्या है, क्या किया जाता है जानने के लिए, ये भी जानने के लिए जो भी कुछ करोगे असल में आप, वो है साइंस। आगे देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से लग रहा होगा ये सेंटेंस, क्या मतलब है इसका। नाउन के फॉर्म में भी साइंस को देखते हैं कि साइंस क्या कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि काफी बार आपने ये सुना होगा इस तरह से लोगों को कहते हुए कि व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दैट फंक्शन ऑफ मोबाइल, ठीक है, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड द रोटेशन ऑफ फैन फ्रॉम द सीलिंग। इस तरह से आपने सुना होगा। ये क्या फिजिक्स है इसके पीछे, ठीक है? कहने का मतलब है, अगर मोबाइल की बात करी जा रही है कि मोबाइल में आपने कुछ बटन दबाया और उससे कुछ स्क्रीन पर अपीयर हुआ, तो फिर ये सब कुछ होने के दौरान इसके बीच में हुआ क्या? असल में ये पूछा जा रहा है, फिजिक्स क्या है ये पूछने से। समझ में आ रही कि आखिर क्या फिजिक्स है इस एक्टिविटी के पीछे, क्या फिजिक्स है मोबाइल के काम करने के पीछे? ये पूछने का सिंपल सा मतलब है कि हो क्या रहा है उसके अंदर, ठीक है? वो सारी एक्टिविटीज, उनका नाम जो भी आप लोगे, वो फंक्शनिंग, वो जो भी नाम दोगे उसका, वो कुछ और नहीं, फिजिक्स ही है। वो सीरीज ऑफ एक्शंस जिनके होने से कुछ और आगे होता हुआ नजर आता है। तो क्या सीरीज ऑफ एक्शंस हैं, हुए हैं, जिसके वजह से ये घटना वजूद में आई। तो ये सीरीज ऑफ एक्शंस के बारे में बताना, मतलब क्या बताना है? फिजिक्स बताना है या फिर साइंस को बताना है? ऐसा नाउन देखते हैं, अगर वर्ब के फॉर्म में भी देखते हैं इस चीज को, तो वर्ब के फॉर्म में कुछ जानने का नाम है, कुछ जानने के लिए कुछ करने का नाम है साइंस। तो सवाल उठता है कि देन व्हाट, ठीक है? ये क्वेश्चन उठता है हमारे सामने कि क्या करते क्या है हम लोग एक्चुअली में एक्टिविटी के नाम पर। तो करते क्या है हम लोग? यहां पर आता है ऑब्जर्वेशन। हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं अगर कुछ जानना हुआ तो। एक एग्जांपल समझते हैं इस चीज को। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने पुराने जमाने वाला जो मोबाइल हुआ करता था, उसमें स्नैक करके एक गेम आया करता था, जिसमें स्नैक आगे जाता था, कुछ पॉइंट्स को वो निकल लेता था, उसके बाद उसका साइज बड़ा हो जा रहा है, या फिर वो पूरे फंक्शन को आपने प्ले किया होगा अपने से। तो आई होप आप सभी ने इस चीज को खेला होगा, इस गेम को। तो मैं आपसे पूछता हूँ, इस गेम को खेलने के लिए इसके रूल्स या रेगुलेशंस जो भी हैं, इसे किसी ना कोई बंदा था जिसने आपको बताया था कि इसे कैसे करते हैं,
कैसे खेलते कैसे, या फिर आप लोग खुद ही जान गए थे खेलते खेलते? तो असल में ये कुछ जाना आपने कैसे, ऑब्जर्वेशन से। वहां पर आपने देखा कि यार जब मैं एक बटन दबाता हूँ तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी बटन का दबाना डायरेक्शन के चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जाना कैसे आपने, देख करके, ऑब्जर्वेशन से। बार बार जब बटन दबाना उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, तो आपने कंक्लूड किया, आप कुछ जान पाए कि ये करने से ये होता है। क्लियर बात है। जब वो किसी पॉइंट को खा रहा था तो कुछ लंबा हो जा रहा था, तो ये कैसे जाना आपने, ऑब्जर्व करके। कुछ भी जानने का एक ही तरीका ही है बेसिकली, ऑब्जर्व करना। हमने आज से कुछ भी जाना है तो सिर्फ देख करके, सुन करके। ऑब्जर्व करने का मतलब सिर्फ आंखों से लेना देना नहीं है इसका, पूरे पांचों सेंसेस से। क्लियर बात। तो ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी है कुछ जानने के लिए। कुछ जानना चाहते हो तो एकदम से आप उसे ऑब्जर्व करने लग जाते हो। अब दूसरी बात ये होती है कि ऑब्जर्व करना, यानी कुछ भी करने के लिए कोई ना कोई जरूरत होनी चाहिए, ठीक है, तब हम उस चीज को करने के लिए ट्रिगर मिलते हैं। समझ में आ रही बात? मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जर्व करना है, एकदम से मैं इसे देखने लग गया, मैं पढ़ा रहा था आपको, एकदम से उस चीज को देखने लग गया, तो क्या ये अजीब है? आप लोग मुझसे तुरंत नहीं पूछना स्टार्ट करते कि सर क्या हुआ, उधर क्यों देख रहे हैं, यहाँ क्यों वर्ड आया, यहाँ पर कारण मांग रहे हो आप, क्या जरूरत पड़ी आपको ये करने की, आप लगातार एक टक उसे क्यों देखने लग गए हैं, आप मुझे हमें पढ़ाते हो? तो सवाल उठता है ना यहाँ पर, या तो मुझे आप पागल बोलोगे थे अगर यूं ही मैं बस देखते हुए क्या था। यानी कोई ना कोई जरूरत रहनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी वजह होनी चाहिए जो मुझे ट्रिगर करेगी ऑब्जर्व करने के लिए। समझ आ रही बात? तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली तीन तरह के सवाल से निकल करके आते हैं। ऑब्जर्वेशन तीन तरह के सवाल से वजूद में आते हैं। वो सवाल है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। जब भी ये सवाल मन में पनपते हैं ना, तो ये हमें ट्रिगर करते हैं जानने के लिए इस सवाल का जवाब, और वो करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व। तो ये सवाल हमें ऑब्जर्व करने के लिए विवश करते हैं, ठीक है, ट्रिगर करते हैं। अगर कुछ जानना है क्या क्या हो क्या रहा है, तो फिर तुरंत देखने लग जाता है वहां पर, ये जानने के लिए हो क्या रहा है, तो क्यों हो रहा है इसके लिए भी आप देखने लग जाते हो, और कैसे कैसे हो रहा है तो उस पूरे फिनोमिनन को ऑब्जर्व करते हो आप। समझ आ रही बात? तो ऑब्जर्वेशन के लिए तीन सवाल पहले रिस्पॉन्सिबल थे, किसी के दिमाग में ये तीन सवाल उठ खड़े हुए जिससे वो ऑब्जर्वेशन पे गया और जिससे कि पूरा का पूरा फिजिक्स और साइंस उसने डेवलप करा। ठीक है, अब क्यों मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आगे के टॉपिक्स है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पर एनर्जी, वो सब कुछ क्यों ही डिस्कस करेंगे, क्या मिलेगा हमें पढ़ करके, ये इन सवालों को जानने के बाद रियलाइज होगा हमें। समझ में आ रही है? तो व्हाट, व्हाई एंड हाउ, यहाँ पर इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा और डिस्कशन में बात करना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने कहा फिजिक्स क्या है, अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस में समझ गया कुछ नहीं, जानने का नाम है, जानने के लिए जो भी कुछ करते हो यानी ऑब्जर्वेशन, वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी आपकी, साइंस कहलाएगी। और उसमें एक छोटा सा हिस्सा है फिजिक्स, यानी फिजिक्स भी साइंस है बट एक छोटा सा हिस्सा, यानी उसकी क्या होने वाली है, कुछ बाउंड्रीज होने वाली है, कुछ लिमिटेशंस होने वाली है, कुछ लिमिटेशंस होने वाली है। उस लिमिटेशन से क्या पता चलेगा कि वो फिजिक्स एक बाउंड्राइज होगी। कहने का मतलब है कि क्या दायरा है जिसके अंदर अगर हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, फिजिक्स। उसका दायरा क्या है, कौन सी बात ऐसी है जिसको स्टडी करने के लिए जाए तो कहेंगे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो सिंपली। तो वो लिमिटेशन है इसकी दो पॉइंट से डिफाइन होती है कि जो भी कुछ हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वो सब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होने वाला है। समझ में आ रही है? जो भी कुछ बातें होंगी फिजिक्स में वो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होंगी। और दूसरा चीज है ऑब्जर्वेशन हम करेंगे तो हमारे लिए जो ऑब्जर्वेबल है वही कंसिडरेशन में लिया जाएगा, यानी ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर, और ये होता है माइक्रो लेवल। मतलब एक फिजिसिस्ट के लिए दुनिया 10⁻⁶ से बड़ी है, यानी 10⁻⁶ मीटर ये बहुत छोटा मीटर है, बहुत छोटा, 0.1 2 3 4 5 6 इतने मीटर से, यानी फिजिसिस्ट के लिए इससे छोटी दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ रही बात? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि एक फिजिसिस्ट जो आंखों से देखता है, जो अपने पांचों सेंसेस से महसूस करता है, वो सही मानता है
कि असल में यही सारी चीजें हैं और कुछ है तो उसे जानने का तरीका नहीं है, और वो कह भी कैसे सकता है कि वो है। आपके बगल में भूत खड़ा है, अब ये कैसे कह सकते हो? आप अपने पांचों सेंसेस से उसे सेंस नहीं कर सकते, तो आपके लिए बगल में भूत जैसा कुछ है ही नहीं है। उसी तरीके से एक फिजिसिस्ट के लिए कि वो इतने छोटे दायरे से और बियॉन्ड झांक कर देख नहीं पाया, क्योंकि कम से कम उसके पास माइक्रोस्कोप तो है, उसने माइक्रोस्कोप लगा करके उस छोटी सी दुनिया को भी देखा, तो पाया कि नहीं सच्चाई में कुछ है, यानी ये सब भी हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। तो लिमिटेशंस क्या होने वाली हैं कि सब कुछ नॉन लिविंग थिंग के बारे में होने वाला है, और जो भी कुछ हम ऑब्जर्व करेंगे वो सब कुछ 10⁻⁻6 मीटर से बड़ी होने वाली है। हमारे लिए दुनिया में सब कुछ 10⁻⁻6 मीटर से बड़ी होती है। तो जो भी कुछ इस लिमिट के बियॉन्ड, इस लिमिट के बिटवीन एग्जिस्ट करेगा, वो सब कुछ को स्टडी करना, फिजिक्स पढ़ना कहलाएगा आपके लिए। क्लियर है बात? सवाल उठता है कि हम पढ़ ही क्यों रहे होते हैं इसे, नॉन लिविंग थिंग्स और ये 10⁻⁶, ये तो बात समझ आती है क्योंकि हमारे लिए हमें तो पता ही नहीं कि इससे कुछ छोटा चीज होता है, तो हम जानते ही नहीं, तो उसके बारे में स्टडी करने की बात ही नहीं उठती है। सवाल होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें ऐसा क्या है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं? क्या बात है जो हमें ट्रिगर करता है इन चीजों के ऊपर खोजबीन करने के लिए? नॉन लिविंग थिंग्स, मुर्दा चीज है जिसमें लाइफ नहीं है। तो सवाल इसलिए ये उठता है क्योंकि why we consider these non-living things, ठीक है, these non-living things, ठीक है। हम क्यों ही इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसका जवाब है, इसका सवाल का जवाब है क्योंकि हम रिलेटिवली वीकर हैं, रिलेटिवली वीकर है। दूसरा रीजन है हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। तीसरी चीज, तीसरा प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है हमें कि हम ये सब कुछ हमारे लिए पेनफुल है, और हम क्या चाहते हैं? लग्जरी लाइफ या फिर बेटर लाइफ स्टाइल। हम आदि मानव थे कभी, और आज हम ये हैं जो जैसा हम देख रहे हैं। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारी चाहत ही कुछ ऐसी थी, लग्जरी या फिर बेटर लाइफ स्टाइल। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हम जब भी कुछ करते थे उसको कर पाने के लिए हम थक जाया करते थे, कमजोर थे रिलेटिवली हम कुछ कर पाने के लिए। अब जैसे की बात कही जाए कि तलवार के सामने हाथ को अगर टकराया जाए तो कौन जीतेगा? तो तलवार ही जीतने वाला है यहाँ पर। अगर कुछ बहुत भारी सामान उठाना है और उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो उसके लिए हम बहुत ही कमजोर मालूम पड़ते हैं और जल्दी थक जाते हैं, और ये सब कुछ हमारे लिए बहुत पेनफुल है। हम चाहते हैं कि हमारा काम कोई और कर दे, ठीक है, हमारा लाइफ इजी हो जाए, ठीक है, हमारी लाइफ स्टाइल बेटर हो जाए। समझ आ रही बात? तो ये सब के पीछे हम चाहते थे कि हमारा काम कोई और करे, उसके लिए यानी हमने सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर बात करनी स्टार्ट की। एनिमल्स हमारा काम कर दिया करते थे, क्यों? क्योंकि वो हमसे रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर थे, क्योंकि वो जब देर तक मतलब काम करते थे, जल्दी थकते नहीं थे। इसलिए हमने गाय, बैलों को, बैलगाड़ियों को या खेत में बैलों का इस्तेमाल करा, और भी जगहों पे हमने हाथियों का इस्तेमाल करा। और प्रॉब्लम ये थी कि एनिमल क्रुएलिटी जैसी बात आ रही थी, वो भी कभी ना कभी थक जाएंगे, वो भी इतने स्ट्रॉन्गर नहीं है जितना हमें चाहिए था। घोड़ा भी एक लिमिट है उसका भी वेट को उठाने के लिए। सामारे वो एक या दो बंदे को ही उठा सकता है, 3-3, 4-4 बंदे को उठा नहीं सकता, तो उसकी उनकी भी एक लिमिटेशंस थी। तब हमने देखा नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ। ये कमाल की चीज थी इनके साथ। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ क्यों गए। अभी तो एक रीजन मिला है, एक रीजन कि ये सारी वजहें थी क्योंकि हम अपना काम नहीं करना चाहते थे, वो सब कुछ हमारे लिए पेनफुल था, और हम लाइफ को आसान बनाना चाहते थे अपने लिए, और लग्जरी साधनों से भरना चाहते थे। उसके लिए नॉन लिविंग थिंग जबरदस्त काम करने वाला था हमारे सामने। और ये सब कुछ कैसे, तो हम इस चीज को देखते हैं। अब इस सवाल के ऊपर आएंगे तो रियलाइज होगा कि आखिर ये सब कुछ क्यों ही हो रहा है, ठीक है। Let's discuss about it. What is happening in your surrounding with the non-living things and
10 to the greater than 10 का -6 मीटर। आपको क्या नजर आ रहा है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होते हुए? अगर आपसे पूछा जाए क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है समय के चेंज होने के साथ, एक इंस्टेंट करके टाइम बदल रहा है, तो आसपास के नॉन लिविंग थिंग्स को देखो जरा आप, तो क्या देखने को मिलता है? पहले इंस्टेंट पे क्या देखने को मिला, अगले इंस्टेंट पे क्या बदलाव आया, उसके अगले इंस्टेंट पे क्या करता हुआ नजर आया? तो ये सवाल का जवाब देना क्या हो ही क्या रहा है, तो यहाँ पर बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक दो चीज वो तो बताएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये टेबल रुका पड़ा है, बाहर गाड़ियां दौड़े पड़ी हैं, फैन घूमे पड़ा है, पेड़ की पत्तियां अजीबोगरीब तरीके से हिल रही हैं, और भी कहा जाए तो नदी फ्लो कर रही है, सड़क रुके पड़ा है, बिल्डिंग रुकी पड़ी है। मतलब एक दो चीज हो तो बताया गया, बहुत कुछ हो रहा है, सारा कुछ काउंट कैसे किया जा सकता है? तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें ऑब्जर्व होंगी आपको, सिर्फ और सिर्फ ये नॉन लिविंग थिंग दो ही चीज करते हुए नजर आएंगे, और इसके वजह से फिजिक्स बेहद बेहद आसान हो जाता है हमारे लिए। अगर एक चीज और करती तो ये 4 साल की स्टडी आपकी 8 साल में कन्वर्ट हो जाती, 6 या 8 इयर्स में, समझ में आ रही बात, 9 10 11 12। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स बहुत ही मासूम सी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें करती हैं, दो ही चीजें कर सकती हैं। ये हंसती गाती नहीं है आपके साथ, ये गुस्सा नहीं कर सकती, ये रो नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें करती हैं। जरा देखो आपको देखने पे ये पता चलेगा या तो ये रुकी हुई है या फिर ये मूव कर रही है, या रुकी हुई है या फिर ये हिल डुल रही है सिंपली, ठीक है ना। एक छोटे बच्चे से बोला कि फैन के बारे में क्या हो रहा है बेटा, तो उसने कहा कि सर ये तो हिल रहा है, और ये क्या है, ये तो रुका पड़ा है। उसने पेड़ के पत्ते को देखा तो उसने कहा सर ये तो हिल रहा है, यानी और क्या करते हुए देखा आपने इस चीज को, या तो ये चीजें रुकी हुई हैं या फिर मूव कर रही हैं। और इससे ज्यादा ये दो चीजें, इन दो चीजों से ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकती, और यही दो चीज करना हमारे लिए वरदान साबित हो गया, ठीक है। इनका यही दो चीज कर पाना हमारे लिए काम कर पाने के बराबर है, ठीक है, हमारे काम को कर पाने के बराबर है। तो नॉन लिविंग थिंग्स का हिलना डुलना मतलब हमारे काम से क्या लेना देना है, तो हमारे काम को कोई और कर पाए उसमें उस चीज को हिलना डुलना पड़ेगा कम से कम, तो समझ हमारी बात। अगर हम चाहते हैं वो चीज रुकी रहे तो हमें उसे रोक कर रखना है, जैसे कि घर या बिल्डिंग। अगर हम चाहते हैं वो मूव करे, और क्योंकि हम अगर हम चाहते हैं कि वो हमारा काम करे, उसमें अगर उसका हिलना डुलना इन्वॉल्व है तो वो हिले डुले, समझ हमारी बात। अभी समझते हैं इस चीज को कि कैसे हमारे लिए इतना काम का नॉन लिविंग थिंग बन गया, क्यों इतना डिस्कशन में आ गया नॉन लिविंग थिंग, समझ हमारी बात। सबसे पहला तो सवाल यही था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर चीजें या तो रेस्ट में है या फिर चीजें मोशन में है। यहाँ पर चीजें या तो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, क्लियर है बात। सवाल होता है क्यों, या फिर रुकी ही हुई है तो क्यों रुकी हुई है, या मूवी कर रही है तो क्यों मूव कर रही है। इस सवाल का जवाब दो बंदों ने दिया था, वाई सवाल का जवाब दो पर्सन ने दिया था, न्यूटन एंड गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज, ठीक है। ये दो नाम हैं, ये गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज को आप 11th में देखोगे, इसका नाम कॉइन होता है, लेकिन अभी एनर्जी का नाम आ जाएगा। और न्यूटन, ये दो कंट्रीज में एक दूसरे से सेपरेटेड एक ही चीज को देख रहे थे, यूनिवर्स को, और सवाल कर रहे थे क्या हो रहा है। तो न्यूटन और गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज दोनों अपनी आंखों से देखकर अपने अपने नजरिए से चीजों को एक्सप्रेस कर रहे थे। जैसे कि एक हाथी को देखने वाले दो बंदे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्होंने क्या देखा, तो एक ने कहा कि मैंने एक ऐसे जानवर को देखा जिसकी इतनी बड़ी नाक है, या फिर दूसरा बंदा अगर ये कह सकता था कि मैंने एक ऐसे जानवर को देखा जिसके इतने बड़े बड़े कान है। दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक ही सवाल के जवाब दो लोगों ने दिए अपने अपने तरीके से, वो है एक न्यूटन्स लॉस और दूसरा आएगा एनर्जी के लॉस, ठीक है। यानी वर्क पर एनर्जी यहाँ से स्टार्ट होगी और न्यूटन की बातें यहाँ से स्टार्ट होंगी हमारे लिए। तो न्यूटन ने क्या कहा, आखिर क्या हो रहा है, रेस्ट में चीजें रुकी हैं या तो मूव कर रही हैं, तो क्यों मूव कर रही है, रुकी ही हुई है तो क्यों, या मूव ही कर रही है तो क्यों। इसका जवाब न्यूटन ने कुछ इस तरह से दिया। इसका जवाब है न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स आंसर। उन्होंने कहा चीजें रुकी हुई हैं तो क्यों रुकी हुई है, क्योंकि उन्हें मजबूर किया जा रहा है रुके रहने के लिए, फोर्स किया गया उन्हें। उनका आंसर द वर्ड कॉइन हुआ है, द रीजन इज फोर्स। या फिर चीजें मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है, क्योंकि उनके मूव करने के पीछे भी उन्हें मजबूर किया जा रहा है मूव करने के लिए। लगातार हर एक इंस्टेंट पे अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स को देखो आप, तो क्या कर रही है, तो रुकी पड़ी है तो मूव कर रही है, और रुकी हुई है क्यों, क्योंकि फोर्स्ड हो रही है समहाउ टू स्टे इन रेस्ट,
रुके रहने के लिए वो फोर्स हो रही है, मजबूर हो रही है। जैसे मैं कहूँ तो ये टेबल, इस टेबल को देखोगे आप तो टेबल को मजबूर कर रहा है जमीन कि वही रहे। इस बिल्डिंग को हम चाहते हैं कि ये रुका ही रहे, तो हमने कुछ यहाँ पर क्या कर रखा है, सीमेंट वगैरह सारी चीजों से जोड़ रखा है। अगर मैं एक ब्रिज की बात करूं तो हम चाहते हैं कि वो रुकी ही रहे वहां पर, तो हमने क्या कर रहा है, नीचे कॉलम लगा दिया है। यानी समहाउ हमने उन चीजों को क्या कर रखा है, उन नॉन लिविंग थिंग्स को फोर्स कर रखा है कि वो चीज रुकी है तो रुकी ही रहे। यानी रुके रहने के लिए भी हर एक नॉन लिविंग थिंग फोर्स्ड हो रही है हर एक इंस्टेंट पे। तो फोर्स वो रीजन है, मजबूर किया जा रहा है उन्हें ऐसा करने के लिए। दूसरी चीज मूव करने के लिए देखो जरा, वो जब मोशन में आ रही है तो मोशन के दौरान क्यों मोशन कर रही है, क्योंकि वहां पर भी फोर्स हो रही है। यहाँ पर दोनों फोर्स अलग अलग तरह के हैं, दो डिफरेंट कंडीशंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं यहाँ पर। एक देखा जाए अगर मैं ब्रिज की बात करूं, अगर कॉलम हटा दूं तो क्या देखने को मिलेगा, वो मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों मूव करना शुरू कर रही है, क्योंकि उनको ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं एक एरो को से पुल करूं, रुका पड़ा है, क्यों रुका पड़ा है, क्योंकि फोर्स दिया गया है, स्ट्रिंग उसको कोशिश कर रहा है कि धक्का मारने के लिए और मेरा हाथ उसे पुल कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही मेरे हाथ में तीर को क्या कर रखा है, पुल कर रखा है, मजबूर कर रखा है तीर को कि वो रुक ही रहे, यहाँ पे फोर्स कर रखा है। अगर मैं इसे हटा दूं तो जो हमारा एरो है वो क्या मूव करने लग जाएगा। वो मूव क्यों करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग उसे फोर्स करेगी आगे की तरफ मूव करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो दोनों ही रुके रहने के लिए भी और मूव करने के लिए भी फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग तरीके से। यहाँ पर समझते हैं फोर्स आखिर रेस्ट में रहने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। फॉर रेस्ट कंडीशन, यहाँ पर फोर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है, फॉर रेस्ट में रहने के लिए फोर्स यहाँ पर बैलेंस्ड काइंड ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड काइंड ऑफ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई चीज रुकी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक टेबल यहाँ पर रुकी पड़ी है, क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, फोर्सेस इसे मजबूर कर रहे हैं, रुके रहे, और इस तरह से एक्सर्ट हो रहे हैं कि सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, और ये चीज यहीं पर मेंटेन है। दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर किसी चीज पे फोर्स एक्सर्ट ना हो, और अगर चाहते हो कि अगर वो रुकी रहे तो उस फोर्स के काउंटर में एक और फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, आपको उसे मजबूर करना पड़ेगा कि वो वहीं रुके रहे। आपको ऐसे फोर्स करना पड़ेगा कि एक जो फोर्स पहले से था वो कैंसिल आउट हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, सब कुछ बैलेंस्ड आउट हो जाए। यहाँ पर अगर बैलेंस्ड फोर्स एक्सर्ट होता है तो हम कहते हैं कि वो चीज रेस्ट में रहेगी या फिर कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। इसके बारे में और डिटेल है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना एक और डिटेल है, जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर ये बात है कि रेस्ट में रहने के लिए क्यों, तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। किस तरह के फोर्सेस, ऐसे एक्ट होते हुए फोर्सेस जो कि बैलेंस हो जा रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्या मतलब है बैलेंस करने का, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, जैसे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर मोशन के लिए किस तरह के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, सिंपल अनबैलेंस्ड काइंड ऑफ फोर्सेस, अनबैलेंस्ड काइंड ऑफ फोर्सेस। यहां पर जैसे मैंने एरो को पुल करा है तो बैलेंस करके रखा हुआ है स्ट्रिंग के द्वारा फोर्स और मेरे फोर्स से। समझ में आ रही बात? जैसे ही मैं अपना फोर्स को हटाऊंगा तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स, एक नेट फोर्स वजूद में आएगा जो कि स्ट्रिंग के वजह से उस पर एरो पर एक्ट होगा और वो उसे मूव करेगी। एक ब्रिज की बात करूं तो ब्रिज क्या पड़ा है, रुका पड़ा है वहां पर। तो क्यों रुका पड़ा है, क्योंकि वहां पर बैलेंस्ड काइंड ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट है, बैलेंस्ड काइंड ऑफ फोर्सेस मजबूर कर रहे हैं उस ब्रिज को रुके रहने के लिए। कौन कौन से फोर्सेस, ग्रेविटेशनल पुल और कॉलम की वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये दोनों ग्रेविटेशनल पुल और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, जिससे कि वो मजबूर है ब्रिज वहीं रुके रहने के लिए। समझ में आ रही है? हम चाहते भी वो रुकी रहे। समझ में आ रही है? तो चीजों को रुके रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स और चीजों को मूव करने के लिए भी फोर्सेस, बट डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस यहाँ पर एप्लीकेबल है, अप्लाई हो पा रहे हैं, तब जाकर ये सारी चीजें निकलती है। ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड काइंड ऑफ फोर्सेस क्या है, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे। दूसरा नजरिया था गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज का। उन्होंने कहा था, ये जब हम वर्क पर एनर्जी को अगला डेमो दूंगा मैं, तब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज ने एनर्जी वर्ड कॉइन किया और इस चीज को हम वर्क पर एनर्जी के दौरान देखेंगे। अगला सवाल होता है, न्यूटन ने ये बात तो समझा दी कि आखिर हो ही क्या रहा है, तो क्यों हो रहा है, रुकी हुई ये चीजें यहाँ पे मूव कर रही है, तो क्यों हो रही है, क्योंकि फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है
somehow बैलेंस्ड कंडीशन रेस्ट के रिस्पॉन्सिबल हो रहा है और अनबैलेंस्ड कंडीशन ऑफ फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है बात? चलो, तो इस सिचुएशन में, इस पहले वाले सिचुएशन में नेट फोर्स क्या होगा? F नेट 0 होगा। नेट F नेट, यहाँ पर फोर्सेस तो हैं बट सारे फोर्सेस का सम 0 होगा क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं। यहाँ पर F नेट कैन नॉट बी 0। क्लियर है बात? ये एक दूसरे का कंडीशन है। इस पूरे बात को इतना और इतने के टर्म में आप लिख सकते हो। न्यूटन अब इस चीज को और अच्छे से डिस्कस करते हैं। अगला सवाल उठता है हाउ। ये सब कुछ हो रहा है तो कैसे हो रहा है? क्या क्या होने के वजह से जो कुछ देखने को मिल रहा है तो ऐसे ही मिल रहा है, मतलब कि क्या सीरीज ऑफ एक्शंस हो रही हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है आने वाली घटना के लिए। तो ये सब कुछ जो भी कुछ बात करने वाले हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही 4 साल ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। हर एक टॉपिक में जाकर के ये देखने की कोशिश करेंगे ये नॉन लिविंग थिंग मूव कर रहा है, अच्छा ऐसे मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा होगा? न्यूटन की बातों को अप्लाई करके देखेंगे, यानी कुछ ऐसे ऐसे फोर्स कुछ वैसे वैसे हिलना डुलना पैदा कर रहा होगा। अब वो कैसा फोर्स कैसा हिलना डुलना पैदा करेगा या फिर कैसा फोर्स कैसे रेस्ट में रहने के लिए फोर्स करेगा उसे, ये सारी बातें अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात? समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से भी। कितनी है मिनट। अब यहाँ से टॉपिक आपका स्टार्ट होता है न्यूटन की बातों का। तो जो सवाल है कैसे, हाउ, क्या क्या सीरीज ऑफ एक्शंस हो रही है जिससे कि आगे का पल वजूद में आया, आगे का रिजल्ट वजूद में आया, वो सब कुछ तो हम पूरे के पूरे 4 साल में देखने वाले हैं। कैसे कैसे हर एक पार्टिकल फोर्स हो रही है, हर एक मैटर का टुकड़ा फोर्स हो रहा है और उस फोर्स से कैसे कैसे वो मोशन को देखने को मिलता है। तो सवाल उठता था कि आखिर हम क्यों ये सवाल के ऊपर जा रहे हैं, इतना सब कुछ क्यों बातें ही कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो क्यों देखने के लिए जा रहे हैं और फिर जो भी कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सवाल हमने क्यों पूछा। इस सब के पीछे का रीजन ये है कि हम, जैसे कि मैंने बताया कि हम चाहते हैं हमारा लाइफ स्टाइल बेटर हो जाए, हमारा काम कोई और कर दे और बहुत सारे सिचुएशंस में हम बहुत ही कमजोर साबित होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वॉर्स वगैरह में देखा गया तो जो भी फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ है वॉर्स और बेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन और रेलवे और एयरक्राफ्ट, सब कुछ इन सारी चीजें, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है फिजिक्स को और डेवलप होने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेसेसिटी क्रिएट करी कि नॉन लिविंग थिंग्स पे रिसर्च किया जाए। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स हिलना डुलना या फिर रुके रहना जानते थे और हम चाहते थे कि ये हिले डुले या रुके रहे हमारे अकॉर्डिंग। हम चाहते हैं कि बिल्डिंग रुकी रहे। आप चाहते हो स्वैग करेंगे तब तो फिर मजा ही आ जाए, आप चाहते हो कि ब्रिज रुकी ना रहे और हिले डुले तो मजा ही आ जाए फिर तो, और आप चाहते हो कि रॉकेट मूव करे तो आपके अकॉर्डिंग मूव करे, आपके कहने पे वो मूव करे। तो हमारे लिए ये पूछना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये हिलना डुलना या रुके रहना हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब कौन सी बात रिस्पॉन्सिबल है उसके ऐसे हिलने डुलने के लिए या फिर वैसे हिलने डुलने के लिए। तो न्यूटन ने समझाया फोर्स, और फोर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हो रहा है उसके किसी भी तरह के मोशन के लिए। समझ में आएगा? उसका जवाब देते हैं यहाँ पर 3 लॉज से, 3 तरह के लॉज से, लॉज ऑफ मोशन, ये है न्यूटन के लॉज। आखिर ये लॉ इस तरह का टेढ़ा सा वर्ड क्या है? लॉ का मतलब होता है बेटा कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, लॉ का मतलब होता है कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिसको सुनने के बाद आप उनसे ये सवाल नहीं कर सकते क्यों, कैसे, ऐसे कैसे, क्यों, क्या, काय को या फिर कैसे, ये सब सवाल लॉज के लिए नहीं पूछी जा सकती। क्यों? अगर न्यूटन से जाकर पूछो कि आपको कैसे पता, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, तो न्यूटन ने मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है लेकिन ऐसा ही है, ऐसा होते हुए मैं देख लूं, इस वजह से। समझ आ रही बात? न्यूटन से पूछा जाए कि आप कैसे कह सकते हैं कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसे के रेस्ट में रहने के लिए, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि फोर्स ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है, बस ये जानता हूं कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ऐसा होते हुए देखा। तो लॉज ऐसे ही स्टेटमेंट्स का नाम है जहां पर आप क्यों, व्हाई, हाउ ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। वो स्टेटमेंट न्यूटन ने कहा कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके फर्दर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि क्यों, आप कैसे कह सकते हो, तो वो कहेंगे कि भाई ऐसा होते हुए देख रहा हूं मैं, ऐसा होते हुए देखा है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, और ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता। समझ में आ रही है? तो ऐसे स्टेटमेंट्स क्या बन जाते हैं, लॉज बन जाते हैं। तो लॉ ये सिग्निफाई करता है कि भैया आप सवाल ना करना इस बात के ऊपर। तो लॉज ऑफ मोशन क्या है सिंपली, तो यहाँ पर एक फर्स्ट लॉ है। लॉज ऑफ मोशन को जानने से पहले हमें फोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। फोर्स का क्या मतलब है, उसके बाद हम लॉज
खुद के ऊपर आने वाले हैं। फोर्स क्या होता है, इस चीज को प्रिसाइजली समझ लेते हैं। मैंने कहा आपने फोर्स, कई बार ये वर्ड कॉइन होते सुना है, भाई फोर्स मत कर, ऐ उसे फोर्स कर तो जरा। फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्टिविटी है जो आप तब करते हो जब कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं कर रही होती, अपने आप वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं एक्शंस जो आप चाहते हो, तब आप उसे फोर्स करते हो। आप चाहते हो कि ये चीज मूव करने लग जाए, ये टेबल मूव करने लग जाए, तो क्या दूर से चिल्लाओगे इसके ऊपर, ए हिल यहाँ से, तो वो हिल जाएगा। या फिर एक छोटा बच्चा भी जानता है, छोटा बच्चा भी ये जानता है कि अगर उसको खिलौना, अगर उसका टॉय नीचे पड़ा है जमीन पर और वो चाहता है कि वहां से वहां पहुंच जाए, तो उसके लिए उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको छूना पड़ेगा, या फिर वो ऐसे करता है आजा आजा, ऐसा नहीं करता वो। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग, कोई उसका कुत्ता नहीं। समझ में आ रही है? तो नॉन लिविंग थिंग उसे फोर्स करना पड़ता है, मजबूर करना पड़ता है, यानी मजबूर करने की एक्टिविटी क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है। यहाँ पर फोर्स को टेक्निकली समझते हैं, क्या मतलब है। और नॉन लिविंग चीज आखिर फोर्स कैसे हो सकती है? क्योंकि वो रुके रहना या फिर सिर्फ हिलना डुलना जानती है, वो डरना नहीं जानती, वो रोना या फिर गाना जानती नहीं है। समझ में आ रही है बात? आपके चीखने चिल्लाने से वो उस जगह को छोड़ के किसी और जगह पे नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि उन्हें सुनाई भी नहीं देता ऐसा कुछ। तो सिर्फ रुकी रह सकती है या फिर हिल डुल सकती हैं। और आप चाहते हो रुके रहने से हिलने डुलने में आए, रेस्ट 0 से 1 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर आ जाए, तो उसे आपको फोर्स करना पड़ेगा। और वो क्या है इसकी बात चल करने वाले हैं। फोर्स क्या है? it is an effort in terms of push or pull। समझ बात? ये क्या है? एक एफर्ट है इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल विच रिक्वायर्स, ये क्या, विच रिक्वायर्स कांटेक्ट। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट फोर्स कर सकती हैं, ऐसी जादुई चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। और भी कुछ जैसी चीजें, मैग्नेट्स, जो किसी चीज को बिना कांटेक्ट में दूर से ही हिला डुला सकती हैं। और ये कुछ नॉर्मल बात नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि आपको दूर से ही मैं ऐसे से हाथों को ऐसे बस इशारा कर रहा हूँ, आप ऐसे से हिलने लग जाओ, तो आसपास के लोग चौंक उठेंगे कि अरे क्या हो गया। तो अगर मुझे आपको हिलाना डुलाना तो उसके लिए मुझे आपके कांटेक्ट में जाना पड़ेगा। अगर मैं इस डस्टर को ऐसे ही दूर से हवा में इस तरह से करूँ और वो हवा में आ जाए, तो ये चौंकाने वाली बात होगी। अगर उसे फोर्स करना है, उसे पुश और पुल करना है, पुश और पुल करना ही क्या बन जाएगा? इसके लिए फोर्स्ड करने की एक्टिविटी बन जाएगी। और पुश और पुल करना है तो उसके लिए उसको आपको कांटेक्ट में जाना पड़ेगा। समझ में आएगा? व्हिच रिक्वायर्स कांटेक्ट। इट इज एन एफर्ट इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल। पुश और पुल करना नॉन लिविंग थिंग्स को मजबूर करना कहलाएगा। क्या करने के लिए? उनके स्टेट ऑफ मोशन को बदलने के लिए। वो रुकी हुई हैं तो मोशन में 1-2 मीटर पर सेकेंड गेन कर ले जाए, या फिर अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहे, उसके लिए भी आपको फोर्स करना पड़ेगा एक अपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, या फिर कोई भी एक फोर्स जो पहले से मौजूद है उसके अगेंस्ट में एक फोर्स बैलेंस आउट करने के लिए। समझ में आ रही बात है? तो क्या है? ये एक एफर्ट है इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल व्हिच रिक्वायर्स कांटेक्ट। और ये पुश और पुल आखिर क्या करामात करता है? ये पुश और पुल से क्या होने लग जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ? तो कहते हैं सबसे पहली चीज, स्टेट ऑफ मोशन चेंजेस। स्टेट ऑफ मोशन बदलता है। अगर नेट फोर्स वहां पर एक्सर्ट हो रहा है, अगर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो पहला क्या होने वाला है? पहली चीज कि स्टेट ऑफ मोशन बदलने वाली है, मतलब मोशन की स्थिति चेंज होने वाली है। अगर वो 0 मीटर पर सेकेंड पर है, मतलब रेस्ट पर है, तो अगर आप चाहते हो कि 1 मीटर पर सेकेंड पर आ जाए, तो फोर्स उसको 1 मीटर पर सेकेंड पर लेकर के आएगा। फोर्स यानी पुश और पुल, पुश और पुल फोर्स बन जाने वाला है, मजबूर करने वाली एक्टिविटी बन जाएगी उस नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कि वो अपने 0 मीटर पर सेकेंड से 1 मीटर पर सेकेंड पर आ जाए, या 1 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड पर आ जाए। समझ में आ रही बात? तो स्टेट ऑफ मोशन चेंजेस, यहाँ पर क्या होने वाला है? ये एफर्ट स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के 2 तरीके हैं। चेंज द magnitude of
तरीका है, और दूसरा है चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर दोनों को एक साथ कह सकते हैं कि ये फोर्स करता क्या है, या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलता है, यानी स्पीड को बदलता है, 0 से 1 पे लाता है, 1 से 2 पे लाता है, या फिर हम कहें कि उसके डायरेक्शन को बदल सकता है कि अगर कोई चीज भागते हुए आ रही है एकदम, ठीक है, अगर मैं उसे पकड़ लूं तो क्या हो जाएगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। अर्थ सन के अबाउट लगातार रिवॉल्व कर रही है, क्यों? क्योंकि सन ने मजबूर कर रखा है कि वो छोड़ के ना चली जाए। सन अर्थ तो अपना सीधे निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन सन ने उसे पकड़ कर रखा है और डायरेक्शन लगातार उसका अर्थ का चेंज हो रहा है। क्लियर है बात? एक स्ट्रिंग को लो, अगर स्ट्रिंग से बांध करके ऐसे नचाने की कोशिश करो, ठीक है, एक स्ट्रिंग को लो, आपने पार्टिकल को पकड़ा, स्ट्रिंग से यहाँ पर इसको रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर डूब जाना चाहिए, या फिर इस तरह से देखो, ये हमारा सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर जाना चाहता है, लेकिन स्ट्रिंग ने इसको पकड़ रखा है, यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट कर रखा है, स्ट्रिंग है और ये पार्टिकल को पकड़ रखा है यहाँ पर कि तू जा नहीं सकता। इसके वजह से क्या होने वाला है, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा और ये चीज यहाँ पर इस डायरेक्शन में चलने लगेगी, ये चीज यहाँ पर इस डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, इस तरह से। क्लियर है? तो डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आता है। तो दो चीजें ये देखने को मिलती है। और ये फोर्स क्या करता है जनरली, तो ये पहली बात होगी स्टेट ऑफ मोशन। दूसरी चीज हमें देखते हैं कि फोर्स कैन डिफॉर्म, फोर्स कैन डिफॉर्म द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स के शेप एंड साइज को डिफॉर्म कर सकता है। जैसे कि देखा, तो ये करने के लिए शेप और साइज को डिफॉर्म होने के लिए, यानी जिस शेप में है उससे उस शेप से अलग होने के लिए हमें क्या करना पड़ा, कांटेक्ट में जाना पड़ा, पुश और पुल करना पड़ा। तो क्या देखने को मिला आपको, शेप चेंज हो रहा है, साइज बदल रहा है। एक रबड़ की स्ट्रिंग को पकड़ो आप, ठीक है, रबड़ की स्ट्रिंग है, उसे आप खींचते हो तो उसका शेप भी बदलता है, साइज भी बदलता है। शेप यानी वो चीज और पतली हो जाती है और साइज में, लेंथ में उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है भाई?